या हो गया चालू। Kushiji, if you want to start with your magic prayer, that's fine. इवन ये दिख नहीं रहा ना? आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना? Oh, yeah, screen share नहीं हो रहा है. You are you हो doing? गया स्क्रीन शेयर. हो गया? मुझे क्यों स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिखाई दे रहा है. नहीं अच्छा, दिखाई Page दे two, रहा है. yeah, page 25 पे है ना? ये 362 Page- पे लग रहा है, 362। ये अभी 25 लगा हुआ पेज. Yeah, page number 25 है, उसको scroll करना पड़ेगा. एक सेकंड, मेरे को अपनी स्क्रीन नहीं नजर आ रही. दैट्स व्हाट आई एम एक्चुअली. मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयरिंग करती हूँ. Okay. आई थिंक Join नाउ from इट्स the क्लियर टू मी. हाँ, सो बेसिकली 25th हमने खत्म कर लिया था ना? है ना? वी हैव टू no, स्टार्ट फ्रॉम 26. page number 368. 2 लग रहा है चंदन जी, मैंने देखा ना। इट सीम्स वी वर एट 362। 362. कल पूछा Okay. था 3 समथिंग का, Page 300. या 364 या ऐसे ही कुछ तो था. तो खुशी, यू हैव टू स्क्रॉल अप. फोर्थ चैप्टर शुरू कर दिए हम लोग. ये ना एक्चुअली ये हमने कल ये पढ़ा था जब हमने मैं थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेती हूँ. पेनल्टी ऑफ लीडरशिप हमने कल किया था कि अगर इन केस यू आर अ लीडर ऑफ समवेयर और आपने कोई फर्म है या कोई बिजनेस है जिसके अंदर आप एज अ लीडर एज अ बिजनेस पर्सन हो, तो यू हैव टू समटाइम्स रिवॉर्ड्स तो है ही हैं, बट समटाइम्स आपके लोग आपके बारे में कुछ बोल सकते हैं, कुछ पनिशमेंट्स हो सकती हैं. सो देयर आर वॉइसेस. कल भी हमने किया था कि अलिफा जी ने बोला था कि there are certain people who raise voices against you कि कोई jealousy के against बोल सकता है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं. सो अगर हम रेडी हैं किसी बड़े काम के लिए, बड़े मिशन के लिए, जहां हमने कोई इनिशिएटिव लिया है, जहां हमारी लीडरशिप है. सो जो लीडरशिप होती है, जैसे कल दो तरह की लीडरशिप बोली थी, एक तो लिंकन वाली और एक नेपोलियन या हिटलर वाली, जो जिसमें डिस्ट्रक्टिव लीडरशिप और कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे. सो बेसिकली उसमें उन्होंने बोला कि जो लीडर है उसको समटाइम्स क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस ओनली. सो बेसिकली आई थिंक यहां से स्टार्ट करते हैं. इट्स एन ओल्ड एज द वर्ल्ड एंड एज old as a human passion and past, and it all avails nothing. If a leader truly leads, he remains the leader. Master poet, master painter, master workman, each in turn is assailed. बेसिकली उन्होंने बोला कि ये जो वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ एनवी, फियर, ग्रीड, एम्बिशन, डिजायर, सब कुछ है. हमें सबसे ऊपर उठना पड़ेगा. जैसे अभी लॉ ऑफ सक्सेस चल रहा है, तो हमारा सक्सेस कैसे होगा हमें हासिल? अगर हम दुनिया की बातों से डर गए तो हम आगे सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे. सिर्फ एग्जांपल, जैसे वो एक हमने मूवी भी देखी थी जिसमें वो हमेशा डायलॉग होता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग तो कहेंगे, लोग अपनी बातें नहीं बंद करेंगे, बट हमें देखना है कि एज अ लीडर जैसे एक बार किसी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुली बोला दैट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आंसर योरसेल्फ कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग. जब रात को सोते हैं उससे पहले अपने आप को आंसर देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. बट अगर मेरा कोई एम्बिशन है या कोई इनिशिएटिव है जो मैंने लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल कोई भी मैंने चीज नहीं स्टार्ट करी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. कुछ लोग होंगे जो एनवी होंगे, कुछ लोग होंगे जो काम करने से डरते होंगे. जैसे पार्टनर्स ही होते हैं, कोई कहते हैं नहीं 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 इतना रिस्क नहीं लेना, रिस्क भी हमें उतना ही लेना है जितना हमें जरूरत है. तो बेसिकली उन्होंने यही बोला कि आपको उन चीजों का सरपास करना है, उस चीजों से ऊपर उठना है, एंड इट अवेल्स नथिंग. बेसिकली सिर्फ माइंड ही तो चेंज करना है. एक्चुअली उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करना ही नहीं है. सो बोला इफ अ लीडर ट्रूली लीड्स, ही रिमेन्स द लीडर. अगर लीडर जो है वो लीड कर सकता है, उसको पूरा ग्रुप को चलाना आता है,
उसको सबको साथ में लेके कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना आता है तो वो लीड कर सकता है। फिर ये सब छोटी छोटी चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो बोला जो मास्टर पोएट है या कभी मास्टर पेंटर होता है या मास्टर वर्कमैन होता है, ईच इन टर्न इज असेल्ड, असेल्ड होता है अटैक, तो बेसिकली उनके ऊपर भी अटैक होते हैं, एंड ईच होल्ड्स हिज लॉरेल्स थ्रू द एजेस। अटैक जो भी हो रहा है या नेगेटिविटी, इनको अगर मैं नॉर्मल रियल वर्ल्ड में बोलूं तो अगर हम भी कोई कभी अच्छा काम करने जाते हैं, सिर्फ एग्जांपल बुक रीडिंग ही कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि घर वाले लोग या कोई बाहर ही बोलता है कि यार तुम क्या करते रहते हो सारा दिन, सुबह सुबह उठ के तुम्हें लग जाते हो अपना बुक रीडिंग करने या ये पढ़ने, क्या मिल रहा है तुमको इससे। कभी किसी को अगर मैं भी जैसे कभी बोलती हूँ कि यार आई एम बिजी इन डूइंग यू नो सो एंड सो स्पिरिचुअल वर्क, तो वो कहेंगे यार तुम्हारी जिंदगी बड़ी खराब सी है, अजीब सी जिंदगी है। सो यू नीड टू फेस दैट क्रिटिसिज्म कि उनको लग रहा है मेरी जिंदगी अजीब है शायद, बट मुझे पता है कि मुझे क्या सुख मिल रहा है। सो बेसिकली अगर आपने उस अटैक को, उस नेगेटिविटी को आपने उस टाइम के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया, देन यू नो ईच होल्ड्स हिज लॉरेल्स थ्रू द एजेस। फिर वो जो आपके जो कहते हैं ना, आपको जो डिग्रीज मिलती हैं या इनाम मिलता है, इनाम के रूप में आपकी अपनी अचीवमेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमें कोई जाके कोई ट्रॉफी कहीं से खरीद लेनी है, बट एक्चुअली एज एज अ ह्यूमन अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हमें अपने रिलेशंस हमने ठीक कर ली, अपनी हेल्थ ठीक कर ली, अपनी लाइफ ठीक कर ली, अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ ठीक कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में अचीवमेंट्स आती हैं। सो दैट विच इज गुड और ग्रेट makes itself known no matter how loud the claimer of denial. So बोला जितनी मर्जी जब हम गिरते हैं या जब हमारे को नेगेटिविटी मिलती है बाहर से, कभी कभी अपने घर वाले ही क्रिटिसाइज करते हैं, सो बेसिकली वो बहुत ज्यादा कभी कभी नेगेटिव में चला जाता है। जैसे कहते हैं ना लाउड नॉइज ऑफ रिफ्यूजल, क्लेमर ऑफ डिनायल क्या होता है, लाउड नॉइज ऑफ रिफ्यूजल। हमें बहुत रिफ्यूजल भी मिलते हैं, हो सकता है हम कोई काम करने जा रहे हैं उसमें अचीवमेंट ना मिले। सिर्फ एग्जाम्पल अगर हम आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जा रहे हैं, हमने अपने आप को काम एंड क्वाइट रखा ऑफिस में कि हम सबके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, बट स्टिल वहां से आगे से हमें नेगेटिव ही मिल रहा है, तो हो सकता है कभी कभी रिफ्यूजल्स आए, बट जो लीडर होता है वो हमेशा लीड करता है। सो अ रियल लीडर कैन नॉट बी स्लैंडर्ड और डैमेज्ड बाय द लाइज ऑफ द एनवीएस। तो जो उन्होंने बोला एनवी, जो लोग एनवी करते हैं उनके लिए जिंदगी वो क्या बोलेंगे कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। वो जो ठीक, हम अगर हमें कोई कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, या अगर हमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या नई जॉब स्टार्ट करी और किसी ने बोला नहीं तुमने ठीक नहीं किया, पुरानी जॉब क्यों छोड़ दी, वो ये था वो वैसे था, तो अगर वो एनवी है हमसे और वो जो भी बोल रहे हैं दैट इज लाई, दैट इज नॉट ट्रूथ। क्योंकि जो एनवी होगा वो आपको नीचे गिराने की कोशिश ही करेगा, उसका एक ही एम होगा कि किस तरह से आप नीचे गिरो। वो कभी भी नहीं सोचेगा कि वो अपने आप को वो सुपीरियर ही समझाएगा और दूसरे को नीचा ही दिखाएगा। सो वो सारी लाइज को हमें छोड़ना है। जो रियल लीडर है वो डैमेज, वो उसको ये लाइज जो है डैमेज नहीं करती, उसको ये लाइज हर्ट नहीं करती, बिकॉज ऑल सच अटेम्प्ट्स सर्व्स ओनली टू टर्न द स्पॉटलाइट ऑन हिज ओन एबिलिटी, एंड रियल एबिलिटी ऑलवेज फाइंड्स अ जेनरस फॉलोइंग। सो बेसिकली उन्होंने बोला, कितना ब्यूटीफुल बोला कि स्पॉटलाइट उसकी अपनी एबिलिटी के ऊपर है, उसकी रियल एबिलिटी उसके अपने नेचर के ऊपर है। वो दूसरों की बातों के अंदर इन्फ्लुएंस होके नहीं आता, उसको अपने ऊपर पूरा यकीन है। जैसे अगर हम आज हम कोई एक रिश्ता भी चलाते हैं, अगर रिश्ते में भी हमको लगता है डर कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो वो रिश्ता मुझसे छूट जाएगा, तो भी आप सोचो कि वो रिश्ते की जो बुनियाद है वो सच पे नहीं टिकी हुई, क्योंकि वो डर पे टिकी हुई है। वैसे ही अगर मुझे अपने प्यार पे या मुझे अपने थॉट्स पे पूरा विश्वास है कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, एक रिश्ता चलाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, या जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। लाइक कई लोग पहले जमाने में जैसे हम देखते हैं कि लड़कों से काम नहीं करवाते, तो कई लोग अभी भी इस टाइम पे भी हस्बैंड से काम नहीं करवाते, बट जब जब ट्रेंड चेंज हुआ, जिंदगी चेंज हुई, वाइफ्स भी बहुत ज्यादा हाउस वाइफ भी अपना वर्किंग बनने लगी, तो उनको भी लगा कि नहीं, अगर दो लोग हैं तो दोनों मिलके काम क्यों नहीं कर सकते। सो जब वो चेंज नया नया आया होगा तो सबने एक बारी तो जरूर उसके ऊपर नेगेटिव ही बोला होगा कि देखो कैसी सी बीवी है, अपने पति से काम करवाती है, बट स्टिल उसको उस बात पे, उस लेडी को या जिसने भी ये स्टार्ट किया होगा इनिशिएटिव, उसने अपने पे पूरा विश्वास रखा होगा कि वो कैसे
उसको पता होगा कि जो मैं करवा रही हूँ वो ठीक करवा रही हूँ, वो अपनी एबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर पूरा उसको यकीन होगा, और इसीलिए वो किसी बात में नहीं फंसी। और ये चीजें कितनी, अब देखो कितना इजी हो गया है जब हस्बैंड्स भी काम करने लगे हैं। लाइक आई एम ऑल्सो वर्किंग, चंदन जी इज ऑल्सो वर्किंग, जो जो काम करता है उनके घर में अगर कोई भी हस्बैंड्स हेल्प करते हैं तो कितना इजी हो जाता है काम करना, लाइफ को जीना। So basically, attempts to destroy real leaderships is love's labor lost, because that which serves to live lives. So basically, there is a saying which is love labor lost, which is society's play of words to tease. ये कोई एक ड्रामा है, उसका बेसिकली मतलब मैंने कल ढूंढा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसमें था कि कोई ड्रामा है, जैसे मतलब थिएटर का एक शो है, उसका ये टॉपिक है लव्स लेबर लॉस्ट, टीज करती है, सोसाइटीज प्ले ऑफ वर्ड्स टू टीज अदर्स बेसिकली। सो अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय रियल लीडरशिप इज लव्स लेबर लॉस्ट बिकॉज दैट विच डिजर्व्स टू लिव्स लिव्स। तो मतलब उन्होंने बोला कि सोसाइटी तो बहुत कुछ करने की कोशिश करेगी, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे, बट मुझे क्या करना है, जो जो जिएगा वही जिएगा, मतलब जो उस चीज में अभी खड़ा रह गया कि नहीं व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, वो चीज जीत जाएगी। अगर हम डर में आ गए कि लोग क्या कहेंगे, तो डर जीत जाएगा। अगर मैं अपने कॉन्फिडेंस पे आई तो मेरा कॉन्फिडेंस जीत जाएगा। सो लीडरशिप तभी जीत पाएगी जब हम अपनी एबिलिटी पे पूरा विश्वास करेंगे और दूसरों की बातों पे, उनकी जजमेंट्स पे नहीं आएंगे। सो बेसिकली ये जो टॉपिक था पेनल्टी ऑफ लीडरशिप, ये यहीं पे खत्म हो रहा है। सो वी कम बैक नाउ टू द डिस्कशन ऑफ द थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। पहला स्टेप क्या था कि हमें इनिशिएटिव लेना है, जिसके लिए हमने वो पहले 3 पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमने बोला था कि मतलब हमें हमेशा एक कोई नया काम करना है या किसी एक के बारे में बताना है। फिर सेकंड पॉइंट था कि हमें जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके ऊपर मतलब जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हमें पूरा फर्म रहना है। तीसरा पॉइंट था कि लीडरशिप, तो उन्होंने बोला लीडरशिप इज क्या था, we come back now to the discussion of the third step of the procedure that you must follow in developing initiative and leadership. This third step takes us back for a review of the principle of organized effort as described in the preceding lessons of this course. So basically उसने बोला leadership कैसे होगा, एक organized effort से होगा। So basically leadership और initiative किस पे depend करता है, principle of organized effort के ऊपर। You have already learned that no man can accomplish enduring results of a far-reaching nature without the aid of cooperation of others. So basically अगर हमने ऑर्गेनाइज करने एफर्ट्स, देखो जो लीडर है वो भी तब तक लीडरशिप अपनी नहीं कर सकता जब तक उसके नीचे या उसके साथ कोई उसकी अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो। तो उन्होंने बोला कोई भी चीज हम करते हैं वो एक पर्टिकुलर कोऑपरेशन से करते हैं या पर्टिकुलर ग्रुप में कर रहे होते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन 2 or more persons ally themselves in an undertaking in a spirit of harmony and understanding, each person in the alliance thereby multiplies his own powers of achievement. तो उन्होंने बोला कि हम पहले ही देख चुके हैं कि एक सिंगल बंदा तो कभी कामयाब नहीं होता, उसके नीचे या तो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं या उसके साथ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। जैसे हमने किया था मास्टरमाइंड भी किया था कि मास्टरमाइंड में इकट्ठे मिलके वो सब मिलके करते हैं, वैसे ही जैसे हम कहते हैं 1 और 1 11। तो उसने बोला कि एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, जब सबकी छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स हैं, छोटी छोटी अपनी उनकी पर्सनालिटीज हैं या उनके अपने जो क्वालिटीज हैं, जब वो सब मिलती हैं, अलायंस में आती हैं, इकट्ठी होती हैं, वो मल्टीप्लाई होके एक पावर बन जाती है जो कुछ भी अचीव कर सकती है। सो बेसिकली इन अ स्पिरिट ऑफ हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली उसमें 2 क्या चीजें बोली उन्होंने, हार्मनी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए उनको, तभी जाके वो पावर अचीवमेंट के लिए काम आती है। सो नोवेयर इज द प्रिंसिपल more evidence than it is in the industry or business in which there is a perfect teamwork between the employer and the employees. तो उसने बोला कि देखो हर इंडस्ट्री में भी ये दिखता है कि जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज खुश है, जैसे अगर हम देखें तो टेक एग्जांपल्स ऑफ अंबानी, तो अंबानी का कितनी बारी आता है कहीं पे कि जो नीता अंबानी है वो कोई भी वर्कर बीमार भी होता है, परेशान होता है, तो जाकर
वो मतलब उसको देख कर आती है हॉस्पिटल में, या कई बार उन्होंने बोला जैसे इतना बड़ा उन्होंने अभी शादी भी करी, तो उन्होंने उससे पहले कितना दान पुण्य किया, मतलब उन्होंने अपने वर्कर्स को, आसपास सोसाइटी को पहले खुश किया, फिर जाके उन्होंने वो एक बड़ा कदम उठाया। तो जब आप सोसाइटी को एज यू नो सबको लेके चलते हो, कोऑपरेशन में चलते हो, तो उसके अंदर कितना बड़ा, कितना ब्यूटीफुल टीम वर्क होगा कि वो अपने सारे जो भी वर्कर्स को भी, वो हॉस्पिटल में अगर कोई बीमार है तो देखने जाती है, तो कितना ब्यूटीफुली अगर उसने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रखा हुआ है तो आज सक्सेस कितने आराम से उस तक आई हुई है। सो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जहां पे भी एक परफेक्ट हार्मनी है, एक टीम वर्क है, वहां पे हमारी सक्सेस मतलब मिलेगी ही मिलेगी। Whenever you find this teamwork, you will find prosperity and goodwill on both sides. So basically, not only employer will get prosper, but employees भी prosper होंगे। So it's other way around. अगर हम employees को prosper करेंगे तो employer भी अपने आप prosper होगा, और अगर हम prosper हो रहे हैं और हमारा coordination बहुत अच्छा है, हमारा cooperation बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है अपने अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के साथ, तो हम उनको भी आगे प्रॉस्पर करेंगे। सो कोऑपरेशन इज सेड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितना ब्यूटीफुल है कि उन्होंने बोला जो कोऑपरेशन वर्ड है ये अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द होम, इन द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड वाइफ, पेरेंट एंड चिल्ड्रन। कितना ब्यूटीफुल उन्होंने, मतलब ऐसे लॉ ऑफ सक्सेस तो हम पढ़ रहे हैं एज अ बिजनेस या कोई काम के लिए, बट लाइफ का लेसन भी कितना अच्छा है कि कोऑपरेशन जहां नहीं होगी वहां पे कोई भी रिश्ता नहीं चलता। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हैं या पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिश्ते हैं, वो भी कोऑपरेशन से ही चलते हैं। मतलब अभी पहले से आने वाला तो बात वैसे भी नहीं रह गई कि हम बच्चों के ऊपर भी रूल करते थे, कंट्रोल करते थे। बच्चे कोई इतना कंट्रोल में आते हैं ना, वो हमारा रूल सहन करते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम भी उनके साथ कोऑपरेट करके चले। am I going too fast? No, ज्यादा जल्दी this तो नहीं is मैं चल रही? ठीक। नहीं ठीक है। आपका एक्सप्लेनेशन हम्म। फास्ट चल रहा है, लेकिन बुक धीरे से चल रही है बट वी आर एबल टू कैच अप। हाँ हाँ, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने बोला कि कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप देखते हो कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या बच्चों का रिश्ता है, तो भी हम अगर कोऑपरेशन में चलते हैं, अगर हम एक साथ मिलके चलते हैं, तो हर वक्त एक हार्मनी रहती रहती है। अभी कोई भी सिचुएशन आए, अगर हस्बैंड वाइफ उस सिचुएशन को इकट्ठे हैंडल करें कि ठीक है सिचुएशन आई है, रादर देन ब्लेमिंग ईच अदर। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी मैं बोल सकती हूँ कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो जैसे अभी मतलब नेवी में भी जैसे मेरे हस्बैंड है, तो एक रूल होता है कि अगर बॉस कुछ बोल रहा है तो जनरली जूनियर्स जो होते हैं उनके अंडर जो भी होते हैं वो कॉन्फ्रेंट नहीं करते उनको कि ये हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज अ वे इट वर्क्स एंड दैट इज अ वे इट इज ब्यूटिफुली वर्किंग। तो कई जगहों पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे अगर ठीक है, अगर मान ली गलती है भी सही या नहीं भी सही, अगर आप कोऑपरेशन से चलते हो, अगर कुछ गलत हुआ और बॉस डांट भी रहा है, या अगर घर में भी जैसी सिचुएशन होती है, हो सकता है ऐसे कभी कभी हस्बैंड कुछ बोलते हैं, हम वो नहीं करते, और हम जब नहीं करते तो वो चीज गलत हो जाती है और उसका कोई रेप्लिकेशन हुआ, और फिर हमने उस चीज को अपोलोजाइज कर लिया कि अरे हाँ मुझसे गलती होगी, आप ठीक कह रहे थे कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। बट उस केस में भी अगर हस्बैंड ब्लेम करने लग जाए तो शायद रिश्ता और खराब हो जाएगा, या फिर जो कॉपरेशन है वो खत्म हो जाएगी। बट अगर वहीं पे हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हो गया गलती, आगे से ध्यान रखेंगे, अब इसको सिचुएशन आई है, इसको कैसे हैंडल करना है, किया जा सकता है। सो बेसिकली मतलब वो अभी भी यही बोलेंगे हर जगह की जो कोऑपरेशन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहां हार्मनी है, कोऑपरेशन है, वहां पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं देती हूँ। किसी ने एक बार बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कोट बोला, उन्होंने बोला हमारा धरती पे जन्म जब हुआ तो हमारे को कोई भी सिचुएशन मिली, वो सिचुएशन को हमें उस सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं ढूंढना था, हमें उस सिचुएशन के साथ हार्मनी क्रिएट करनी थी। दैट इज आवर टेस्ट ऑफ लाइफ। सिचुएशन तो सबकी जिंदगी में आ रही है,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। जब हम सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम कर्तापन में आ गए, हम उस इंटेंशन में आ गए कि अरे मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। तो बोला जब हम उस सिचुएशन के साथ हार्मनी क्रिएट करते हैं, पीस क्रिएट करते हैं, तो वो सबसे पहले बहुत वही हमारा टेस्ट ऑफ लाइफ होता है। फिर जहां से सिचुएशन क्रिएट हुई है वो सिचुएशन अपने आप सेटल हो ही जाती है। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ, एक बार मैंने बच्चों का सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि जब कभी जैसे आजकल के उन्होंने पेरेंटिंग के बारे में था, तो उन्होंने बोला पेरेंट्स जब भी आते हैं मतलब बच्चा स्कूल से आया तो पेरेंट्स को रोते हुए आया और बोला कि ये हो गया स्कूल में, ये हुआ, टीचर ने मुझे ये कहा वो कहा, और मतलब पेरेंट्स बड़े जल्दी से फटाफट जैसे एगिटेट हुए और स्कूल में टीचर को फोन कर दिया, या अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो बच्चे के साथ उन्होंने कॉल कर दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जनरली क्या होता है ऐसे टाइम पे बच्चों को ना आदत पड़ जाती है कि मैं कोई प्रॉब्लम लेके आऊंगा, उसका सोल्यूशन मेरी मम्मी फटाफट निकाल देगी। फिर जब वो जिंदगी में बड़ा होगा तो भी वो यही करेगा कि प्रॉब्लम आई फटाफट सोल्यूशन ढूंढो। आज पेरेंट्स को, कल बॉस को, नहीं तो किसी और को, वो बस सिर्फ हमेशा एक सोल्यूशन की तरफ दौड़ेगा। उसको लगेगा कि सोल्यूशन ढूंढना ही सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी का टास्क रह गया है। उन्होंने बोला ऑन द कॉन्ट्रैरी, अगर जब कोई बच्चा रोते हुए स्कूल से भी आए, आप उसे सिर्फ इतना प्यार से बोलो कि बेटा अच्छा एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, तू पहले ना पानी पी। तो जब कभी आपने बच्चे को ये वाला ज्ञान दिया, तो क्या होगा कि बच्चा थोड़े टाइम में सीख जाएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले मुझे पीस में आना है। और जब वो पहले पीस में आएगा और फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन एक्शन देगा, तो शायद वो जब बड़ा भी होगा तब तक उसकी जिंदगी थोड़ी सी बैलेंस्ड होगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारी भी प्रॉब्लम है एज अ पेरेंट कह लो, कि हमें लगता है कि बच्चे प्रॉब्लम में आया, उसको हम फटाफट सोल्यूशन दे दें, उसको हम शांत नहीं करते, उसको हम उसके साथ बैठ के ये नहीं बोलते कि तू पीसफुल होके बैठ 2 मिनट, पानी पी, मिल जाएगा सोल्यूशन। जहां से प्रॉब्लम, ये नहीं करना कि बात नहीं सुननी, उन्होंने बोला बात अच्छे से सुनो बच्चे की, बट सोल्यूशन की तरफ एकदम जंप नहीं करो। तो बस यही बोला कि हमें हर चीज में कोऑपरेट करके चलना है। कोई भी घर का हो, रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन का हो, कोऑपरेशन इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। इट प्लेज एन important रोल इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट. So important is the principle of cooperation that no leader can become powerful or last long who does not understand and apply it in his leadership. So बोला कि इतनी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन की अगर कोई भी लीडर है जो पावरफुल होना चाहता है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा अगर उसने कोऑपरेशन को अपनी लीडरशिप में नहीं डाला तो. So lack of cooperation has destroyed more business enterprises than have all other causes combined. तो उन्होंने बोला अगर कॉपरेशन का हम नहीं करते, अगर हम मिलके नहीं चलते एक दूसरे के साथ, जैसे हम वैसे भी जनरली हम कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो अगर मैन एक सोशल एनिमल है तो उसको सोसाइटी को भी साथ में लेके चलना है, अपने एम्प्लॉयज को लेके भी साथ में चलना है. और अगर वो नहीं चलेगा, अच्छा अगर हम कई बार कह भी देते हैं कि हम पिनाकल पे पहुंच भी गए, वहां पे भी हम हम सक्सेस की चोटी पे पहुंच गए, वहां हमारे साथ कोई है ही नहीं, तो एंजॉय किसके साथ करेंगे ये सक्सेस को भी. तो उसलिए भी कोऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम मिलकर वो खुशी मनाने के लिए लोग हैं हमारे पास, जब हमारे पास जैसे कोई भी सपोजिंगली बिजनेस में ही प्रॉफिट होता है सपोजिंगली, और आपके पास पूरे एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको मनाने के लिए, उस चीज को समझने के लिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेन अ लिटिल सक्सेस. In my 25 years of active business experience and observation, I have witnessed the destruction of all manners of business enterprises because of dissension and lack of application of this principle of cooperation. So dissension का मतलब होता है disagreement basically. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऑथर अपने लिए बता रहे हैं कि उन्होंने 25 years की जो एक्टिव बिजनेस एक्सपीरियंस है उसमें ये देखा है कितनी बारी कि कितने सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस खत्म हो गए बिकॉज वो डिसएग्रीमेंट में आ गए. जैसे कई बार आप सोचो कि ये तो हम कहानी बहुत आराम से सुनते हैं कि
दो पार्टनर थे, दोनों की नहीं बनी और बिजनेस टूट गया। तो ये तो नॉर्मल चलता ही आया है कि अगर डिसएग्रीमेंट है या आपने कोऑपरेट करके नहीं चले। देखो, कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा बंदा कुछ बोल रहा है आप दबते ही रहो, बट कोऑपरेशन का मतलब है कि कभी कभी वो आपकी सुने, कभी कभी आप उसकी सुनो। तो इट गोज हैंड इन हैंड। एंड आई थिंक बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करते हो जिनके साथ आपका माइंडसेट थोड़ा सा मैच करता है। और शादी के टाइम पे भी हम यही मतलब सोचते थे पहले कि हस्बैंड वाइफ का माइंडसेट मैच करेगा, एक कोई फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो ही शादी होती है। तो हर जगह पे यही मैच करता है कि अगर सपोजिंगली कभी कभी, जैसे पहले जमाने में तो अरेंज मैरिजेस होती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का एडजस्ट होके चलते थे। आजकल हमने एडजस्टमेंट करना ही बंद कर दिया है। एक जगह मैं पॉडकास्ट भी देख रही थी तो उसमें था कि हमें लगता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है कि सहन नहीं करना, कि मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों इस चीज को वो करूं, इसीलिए ना वो शादी करते हैं ना वो बच्चे पैदा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने स्ट्रेस और सहन करने की शक्ति को बहुत इकट्ठा कर दिया है। हमें लगता है सहन करेंगे तो हमें स्ट्रेस होगा, बट उन्होंने बोला कि सहन करना इज ऑलवेज अ शक्ति। अगर हम हिंदी में देखें तो हम ये कहते हैं सहन शक्ति। बोला ये एक बहुत ब्यूटीफुल पावर है हमारे पास, ह्यूमन के पास, कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे की बातों में कभी कुछ नेगेटिव है कभी कुछ पॉजिटिव है सब कुछ सहन करके चलते हैं, देन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। बट हमने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ खत्म कर दी है क्योंकि अब हमें लगता है नहीं, मैं तो वर्किंग, जैसे अभी आजकल की यंग जनरेशन को ये लगता है मैं वर्किंग हूं, मैं कमाती हूं, मैं क्यों किसी की सहूं। बट इट इज नॉट दैट कि हम किसी के डोरमैट बन जाएं, कि कोई हमें कुछ भी आगे बोल जाए और हम उसको सहन कर लें, नहीं। बट इट इज कि हाँ, अगर कोई बात हुई है तो कुछ बातें कभी आप उसके साथ एडजस्ट करो या उसको समझा सको, और कुछ बातें आपकी वो समझ सके। तो बेसिकली अगर हम ईगो को साइड पे करें तो हम इजीली कोऑपरेट कर सकते हैं। जहां ईगो आ जाएगी कि हाँ मैं ये और वो, तब नहीं हो पाएगा। जैसे अगर सपोजिंगली कभी बॉस और एम्प्लॉय भी है, बॉस और वर्कर का भी रिश्ता है और वर्कर बोलता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, अगर बॉस हमेशा ही रिजिड रहे तो वर्कर अपना नया आइडिया उसको देगा ही नहीं और फिर आगे वो उतने ब्यूटीफुली काम करेगा ही नहीं। बट अगर कभी कभी हम बॉसेस भी बोलते हैं कि अच्छा आप सजेशंस दो, आजकल तो बहुत ट्रेंड चल गया है कि सजेशन बुक रखी जाती है कि सजेशंस दो कि हाउ टू इम्प्रूव। इसमें एटलीस्ट ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ हमारा भी कोई ना कोई रोल है इन दिस पर्टिकुलर फर्म और बिजनेस। सो बेसिकली उन्होंने बोला इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ I have observed the destruction of homes and divorce cases without end as a result of the lack of cooperation between man and wife. In the study of the histories of nations, it becomes alarming obvious that lack of cooperation effort has been a curse to the human race all back down the ages. So basically इन्होंने अभी examples देना start कर दिया है कि कितने सारे homes टूट गए जहां पे husband wife में cooperation नहीं है तो डाइवोर्सेस में एंड हो गए। कितनी सारी ऐसी फर्म्स हैं, कितने सारे ऐसे नेशंस भी हैं जो मतलब ह्यूमन रेस भी अलग हो गई कि अगर हमने एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चले तो उन्होंने, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर दी तो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ ह्यूमन के रेसेस बन गए। पहले तो सब कुछ एक साथ इकट्ठे ही थे, फिर बाद में ये सारे के सारे रिलीजियस जितने भी बाइफिकेशंस आई हैं वो तब आई हैं। So bola in the study of historians of nations also, it becomes alarming obvious that lack of cooperative efforts has been a curse to the human race all back down the ages. Turn back the pages of these histories and study them, and you will learn a lesson in cooperation that will impress itself indelibly upon your mind. Basically उन्होंने बोला काफी सारी पुरानी भी ऐसे हिस्ट्रीज हैं जिनमें कॉपरेशन कैसे एक दूसरे के साथ मिलके लोग रहते थे उसके ऊपर स्टोरीज हैं विच आर इम्पॉसिबल टू फॉरगेट व्हेन वी रीड ऑल दिस। तो जैसे अगर हम देखें तो अगर राम जी की स्टोरी देखो, अगर हमारे अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स की हम बात करें तो राम जी कैसे भरत के लिए उन्होंने कितना सब सेक्रीफाइस किया कि मेरा भाई
बन जाए। फिर भरत ने ऑन दी कंट्रारी कि राम जी के अलावा कोई और राजा नहीं बनेगा, तो उन्होंने जंगल में या उसके पास ही एक वन में अपनी कुटिया में ही रहे कि मतलब दैट दो स्टोरीज कितनी कितनी दिखाती है ना कि क्या जमाना था कि एक दूसरे, अब तो यह है कि एक दूसरे के लिए हम कि उससे मुझे मिल जाए में हम फंसे रहते हैं। उस टाइम पे मतलब लोग उल्टा होता था कि राजा मेरा भाई बन जाए, इसलिए भरत जी ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। Children's children will continue to pay for the cost of the most expensive and destructive war the world has ever known, because nations have not yet learned the part of the world cannot suffer without damage and suffering to the whole world. So basically उन्होंने बोला कि अब हम देखो, अगर हम देखें हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए कितने साल हो गए हैं, बट स्टिल जनरेशंस की जनरेशंस आर कैरिंग दैट हेट्रेड। जो हमारी नेबरिंग कंट्री से हमारा जो भी रिश्ता है, व्हाट वी आर डूइंग, हम कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आई थिंक जीन्स में ट्रैवल कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि मतलब जो भी बच्चा बॉर्न हो रहा है विद दैट इम्प्रिंट बॉर्न हो रहा है कि नेबरिंग कंट्री खराब है। जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनको, तो हम डिस्ट्रक्शन की तो कहानियां सुना रहे हैं उनको कि कैसे कैसे डिस्ट्रक्शन हुई, कैसे उन लोगों ने हमें हमारे साथ क्या नेगेटिव किया, कौन कौन सी वॉर्स हुई। ये सारी जो वॉर्स की स्टोरी है, ये क्या कर रही हैं, ये सिर्फ जो ये कोऑपरेशन है या जो हमारे हम एक दूसरे साथ मिलके रहते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है वो सारी स्टोरीज को। So basically, because nations have not yet learned that part of the world cannot suffer without damage and suffering to the whole world. तो basically, अगर हम जो भी कर रहे हैं, हम एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विद आवर थॉट। जैसे हम कहते हैं ना, एक रिपल इफेक्ट होता है कि अगर हमने एक शांत से लेक है, उसमें एक पत्थर फेंका, तो उसकी जो लहरें धीरे 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 रिपल इफेक्ट करते हुए बड़ी बड़ी होती हुई दूर दूर तक जाएंगी। वैसे ही अगर हम छोटी सी भी कह लो, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की या लड़ाई की, तो वो पूरा का पूरा रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज मैं बोलती हूँ कि अच्छा चलो हम ऐसे करते हैं, मदर अर्थ के लिए कुछ करते हैं, हम प्लांट करते हैं ट्री। तो कई लोग कहेंगे कि अच्छा आप अकेले कर लोगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, बट एक एक बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। हमारे ही एक छोटे से एफर्ट से, हमारी पॉजिटिविटी से हम 2 को बताएंगे, वो 2 लोग आगे जाके 4 को बताएंगे, 4 लोग आगे जाके 8 को बताएंगे, 8 16 को बताएंगे। सो कैसे वो ब्यूटीफुली बढ़ती जाएगी। बट अगर हम ही इनिशिएटिव ना लें, एक बंदा भी इनिशिएटिव ना ले, तो आगे हो ही नहीं पाएगा। सो बेसिकली बोला, सर्विस, sacrifice and self control are 3 words which must be well understood by the person who succeed in doing something that is the help to the world. तो basically 3 words क्या आते हैं? सर्विस, सैक्रिफाइस एंड सेल्फ कंट्रोल। सर्विस माना सेवा। जैसे कल भी वो हमने एक ब्यूटीफुल सा वो पढ़ी थी स्टोरी कि वो एक लेडी थी ऑफिस में, और वो एडिशनल सिर्फ क्या कहती थी कि करती थी कि वो जो भी लेटर आता था उसका रिप्लाई बनाकर ऑलरेडी वो दिखाती थी। आई थिंक नेपोलियन हिल की ही स्टोरी थी वो। तो उन्होंने बोला कि लास्ट में फिर उसी को उन्होंने, जब सेक्रेटरी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी चली गई छोड़ के, तो उन्होंने उसको सेक्रेटरी रख लिया एंड ग्रेजुअली वो 4 टाइम्स ज्यादा सैलरी लेने लगी एक नॉर्मल ह्यूमन से। मतलब नॉर्मल जो उसका सॉरी नॉर्मल ह्यूमन नहीं, मतलब नॉर्मल जो उसकी सैलरी थी उससे ज्यादा। फिर सेकंड बोला सैक्रिफाइस, कि कभी कभी कई चीजें पाने के लिए हम सैक्रिफाइस भी करते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी अगर हमें जॉब पे जाना है तो हम अपनी नींद का सैक्रिफाइस करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हम अपना काम करने के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जैसे अभी हम क्लास के लिए भी अपनी फैमिली टाइम छोड़ के बैठे हैं ना सारे के सारे। इंडिया में जैसे इस टाइम पे दिन हो रहा है, अगर चाहे तो कोई सो भी सकता था, तो वो नींद का भी सैक्रिफाइस करके बैठा है। तो ऐसे छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने से ही उन्होंने बोला तभी जिंदगी सक्सेसफुल हो सकती है। तो 3 चीजें बोला, सर्विस, एक तो सेवा करना। सेवा मतलब ये नहीं है कि कोई हम जाके किसी को दिखा के करें, बट जैसे छोटी सी भी हम कोई चीज करते हैं, जैसे कल भी आई थिंक किसी ने शेयर किया था ना कि वो जाके कहीं सेवा करके आते हैं। चंदन जी आपको याद होगा ना, कल आई थिंक श्रद्धा जी बता रहे थे। हाँ
वो कि कोई यहाँ पे ह्यूस्टन सेवा है, सो वो शी इज जस्ट अ वॉलंटियर। तो मतलब जब यहाँ पे ह्यूस्टन में रेफ्यूजीज आते हैं तो या फिर किसी के घर पे डेथ हो गई, राइट, हाँ तो उनको कुछ पता नहीं कि यहाँ पे अमेरिका में हमको क्रियाक्रम करना है, और फ्यूनरल होम्स वो सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हम्म they call and she gives all the information till they find out, और उनके डिस्काउंटेड फ्यूनरल होम्स है, वो सारा ओके अरेंजमेंट डेट वो सब करती है। हाँ फिर कोई नई फैमिलीज आई, उनको कोई किसी को इंग्लिश सीखना है या किसी को कंप्यूटर सीखना है, सब है, तो शी विल मोबिलाइज द हेल्प कि वहां ओके तक वाह पहुंचे वैसा। सो ह्यूस्टन सेवा इज ऑन अ बिग लाइन, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि ये दिस इज पार्ट ऑफ हिंदू स्वयं सेवक संघ, HSS जो बोलते हैं यहाँ ओके अमेरिका में, RSS इन इंडिया, हाँ बट हाँ उन्हीं की शाखा से ये निकला है। बट उनका ऐसा नहीं है कि ये हिंदू या इसी के लिए, दे आर ओपन टू ऑल कास्ट एंड रिलीजन। ओके They ओके are, गॉट it is not just इट humanity grounds, that's it. वाह वाह बहुत ही अच्छा। हाँ तो देखो कितना ब्यूटीफुल है ना कि अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में लगते हैं तो आज क्या हो रहा है, ये जैसे क्लासेस के रूप में इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए कि हम सब बैठ के इकट्ठे पढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्यों? मतलब कहीं ना कहीं अगर हमने एक एफर्ट किया, कहीं सैक्रिफाइस किया, कहीं सेवा करी, कुछ कंट्रोल किया, है ना। जैसे टाइम कंट्रोल भी कर एक कंट्रोल होता है बहुत बड़ा, कि हम अपनी जिंदगी के अंदर टाइम निकाल पाए इन सब चीजों के लिए। सो अगर हमने Yeah. कहीं ना कहीं टाइम निकाला, सैक्रिफाइस किया, सेवा करी, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस हमारे पास आएगी आएगी। So basically, service, sacrifice, and self control are three words which must be well understood by the person who succeed in doing something that is help to the world. तो basically ये help to the world ही होगा। अच्छा, अगर अगर आप देखो कि अगर एक अच्छा बिजनेस भी हो, हम कहते हैं कि वो बहुत मटेरियल चीज है, बट नहीं, कहीं ना कहीं वो भी हेल्पफुल होती है किसी ना किसी वर्ल्ड के लिए। कुछ ना कुछ तो बना ही रहे होंगे ना। जैसे रिलायंस वाले कितना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। जब पहले पहले नए नए, अगर किसी को याद हो तो जब मोबाइल्स आए थे तो इनकमिंग भी लगती थी। और मुझे याद है कि मेरी शादी का टाइम था और इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। तो अभी कोर्टशिप पीरियड में क्या होता है, हस्बैंड आपको कॉल करता है, ही वाज नॉट अराउंड, मतलब तो जब कॉल आती थी तो इनकमिंग के भी पैसे होते थे, तो ध्यान होता था ओहो कॉल आई भी है तो भी पैसों पे ध्यान है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जियो ने इनकमिंग फ्री कर दी। एंड आई थिंक जो पैकेज था वो भी बहुत सस्ता कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन आई रिमेम्बर कि वो पैकेज बन गया कि आप 499 दो पर मंथ एंड जितनी मर्जी फ्री कॉल्स करो जियो टू जियो। सो अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इट वाज सच अ बून फॉर एवरीवन। कहाँ वो इनकमिंग के इतने पैसे लगते थे। तो अगर मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी, बेशक बिजनेस में ये हो या कहीं पे भी हो, अगर हम कहीं पे भी कुछ अच्छा करते हैं, हम सेक्रीफाइस या सर्विस या सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की ही हेल्प कर रहा है। और एक्चुअली अगर देखा जाए हम सब क्या करने आए हैं, एक बड़े से मैट्रिक्स में है जहां अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर हम सबके साथ मिलके रहें और अगर हम अपनी ग्रोथ के साथ साथ वर्ल्ड की ग्रोथ के बारे में भी सोचें, तो बहुत जल्दी संसार बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो बोला दिस सेम रूल्स अप्लाइज विथ टेलिंग इफेक्ट in the conduct of modern business and industry. When an industry becomes disorganized and torn asunder, basically torn apart by strikes and other forms of disagreement, both the employers and employees suffer irreparable loss. तो जैसे कई मूवीज में भी देखा होगा कि स्ट्राइक हुई हुई है तो एम्प्लॉयर तो परेशान है ही है, साथ में एम्प्लॉय के घर में भी खाना नहीं है। कितनी बार ये दिखाते हैं मूवीज के अंदर कि स्ट्राइक हो गई या डिसएग्रीमेंट हो गया। जैसे जो हमारे कहते हैं पहले होता था यूनियन लीडर्स होते थे, यूनियन लीडर ने कोई वो रखी, शर्त रखी कि हमें ये चाहिए या ये बोनस चाहिए या ये हमारे पास इतना कमी है, और अगर एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है तो एम्प्लॉयर का तो नुकसान है ही है क्योंकि काम बंद हो जाएगा, साथ साथ में एम्प्लॉयज का भी उतना ही नुकसान है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी जो मॉडर्न डे बिजनेस भी है, इंडस्ट्रीज भी हैं, वो स्ट्राइक्स की वजह से या अगर
कोई भी, जैसे सपोज लो पार्टनरशिप टूट जाती है या कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, उसकी वजह से दोनों ही सब मतलब सभी सफर करते हैं, नॉट दैट कि एक और दो लोग सफर करेंगे. बट द डैमेज डज नॉट स्टॉप हियर. द लॉस बिकम्स अ बर्डन टू द पब्लिक and takes on the form of higher prices and scarcity of the necessities of life. तो उन्होंने बोला कि बर्डन और बढ़ जाता है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि देखो अगर आप सोचो कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात नहीं है, उनकी अपनी अपनी फैमिलीज की भी बात है. वो फैमिलीज जैसे सपोजिंगली आप सोचो कि किसी की सैलरी 1,000 रुपए है और वो रुक गई, तो वो फैमिलीज तो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास तो पैसे ही नहीं है. पर वो जो फैमिलीज जिस समझो सब्जी वाले से या ग्रोसरी शॉप से वो राशन लेते हैं, उनका भी काम बंद पड़ गया. आप सोचो एक लोकेलिटी में सारे के सारे वर्कर्स रहते हैं और वर्कर्स की सैलरी रोक दी गई. अब वो जहां से मतलब ग्रोसरी करते हैं या छोटा मोटा किराने की शॉप होगी आसपास, अब आप वो खरीद ही नहीं रहे, तो उनका काम भी हो गया. तो इट्स इज अ रिपल इफेक्ट अगेन. जैसे हमने पहले बोला था कि जैसे पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट होता है, वैसे नेगेटिविटी का भी रिपल इफेक्ट होता है. अगर एक भी बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सारे के सारे लॉस में ले आती है. जैसे अभी भी अगर वो जब बना था ये अयोध्या जी का पूरा निर्माण हुआ था, तो किसी ने बहुत बोला कि इतना पीएम मोदी ने अयोध्या के ऊपर क्यों पैसे खर्च किए, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी टाइप हुई कि ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक. एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मैंने वीडियो देखी, उसमें बहुत ब्यूटीफुल बनाया कि उन्होंने जो जगह बनाई है उसके आसपास एक मार्केट एरिया बनाया. उन्होंने बोला उस मंदिर को बनने के लिए, अयोध्या के मंदिर के लिए इतने सारे वर्कर्स लगे, उन वर्कर्स को सैलरी मिली, उन सैलरी से इतना ज्यादा हुआ, इतने लोग मंदिर में आएंगे, उन मंदिर में आएंगे तो उनको इतने फूल चाहिए, इतने पूजा सामग्री चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए. वो पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला जितने पैसे पीएम मोदी ने खर्च किए भी हैं अयोध्या के ऊपर, वो 5 साल में तो रिकवर हो ही जाएंगे. और उसके साथ साथ कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कितना वहां पे, इतना वो मैसिव बनाया, उतनी उतनी सेवा भी तो करनी पड़ेगी, उतने वर्कर्स भी तो रखने पड़ेंगे, उतना चढ़ावा भी चढ़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर से भी लोग आ रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं. सो अगर कुछ भी अच्छा होता है सोसाइटी में, तो एक बंदा नहीं, सारे के सारा वो पूरा शहर समझ लो. उन्होंने बोला था कि पूरा अयोध्या ही बदल जाएगा. देखो कितना रेलवे ट्रैक्स और कितना ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वहां बने, कितना ज्यादा वहां पे बस की सर्विसेज हुई, और बहुत कुछ मतलब उन्होंने दिखाया उस वीडियो के अंदर कि एक मंदिर की वजह से कितना ज्यादा पूरा का पूरा अयोध्या शहर ही, मतलब राम जी की, उन्होंने बोला राम जी की नगरी वापस होने की हो जाएगी कुछ सालों में. उन्होंने इवन पूरी कैलकुलेशन भी करके बताई कि कितने सालों में आप पैसे रिकवर कर लोगे, तो कितने सालों में अयोध्या एक रिचेस्ट सिटी मतलब हो जाएगी, जो जो चल रहा है, जिससे चल रहा है वो ट्रेंड. सो वैसे ही अगर एक भी चीज, एक पूरी, अगर समझ लो एक पूरी मिल है कहीं, एक पूरी बिजनेस फर्म है जहां जो बंद होती है, तो उससे पूरा का पूरा आसपास के लोग भी इफेक्ट होंगे. सो बेसिकली उन्होंने बोला damage never stops there. This loss becomes a burden to the public and takes a form of higher prices and scarcity of the necessities of life. The people of the United States who rent their homes are feeling the burden at this very moment of lack of cooperation between contractors and builders and the workers. So uncertain has the relationship between the contractors and their employees become that the contractors will not undertake a building without adding to the cost and arbitrary sum sufficient to protect them in the event of labor troubles. So basically देखो उन्होंने ये एग्जांपल दिया यूएस का कि जब कभी रेंट पे घर चढ़ते होंगे तो बीच में जो कंट्रैक्टर्स थे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लेना स्टार्ट किया कि अगर डैमेज है, रिपेयर है, वर्कर्स नहीं है, तो कैसे उस चीज को कंपनसेट करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लेना स्टार्ट किया और वो पूरा का पूरा बर्डन किस पे आता है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर. चंदन जी आप इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करना चाहोगे कुछ, यूएस का कुछ अगर आपको आइडिया हो इसके बारे में तो. तो यहाँ पे यूजुअली जब रेंट करते हैं तो वो लाइक मेंटेनेंस बिकम पार, लाइक ओनर का ही, इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर
और ओके इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रेंट ज्यादा होता है कि कुछ भी, और लोग एक्चुअली घर लेने को तकराते हैं क्योंकि अ, कि कुछ रिपेयर विपेयर कुछ हो गया तो हमारे सर पे पड़ेगा, और यहाँ पे रिपेयर और वो सब बहुत एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है। एक्सपेंसिव है। हाँ, और तो इसीलिए यहाँ के बहुत सारे लोग यू नो दे दे लर्न दिस हैंडीमैन स्किल्स कि खुद के घर के छोटे मोटे प्रॉब्लम खुद ही फिक्स हैंडल करो कर। करके। हम्म अ, हम्म लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे लेबर का। So getting that work done is becomes a really hassle and also very expensive. So इस इसीलिए आई थिंक यहाँ वही पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लॉज क्रिएट किए कि एक कॉन्ट्रैक्ट तुम साइन करोगे और फिर टाइमलाइन से तुम नहीं दोगे तो स्ट्रिक्ट लॉज है, लेबर लॉज, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स एंड ऑल दैट। ओके So basically उन्होंने यही बोला कि so uncertain has the relationship between the contractor and their employees become that the contractor will not undertake a building without adding to the cost an arbitrary sum of money sufficient to protect them in the event of labor troubles. This additional cost increases rent and places unnecessary burden upon the back of millions of people. तो basically क्योंकि जब वो लेबर क्योंकि एक्सपेंसिव होगी तो वो शायद एक्स्ट्रा पैसे लेते होंगे कि अगर इनकेस कोई ज्यादा डैमेज हो गया तो उसको अगर मतलब जस्ट कि हुआ है कि नहीं है बात, बट इन एंटिसिपेशन ही ज्यादा पैसे ले लेते होंगे जो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते होंगे, जिसकी वजह से रेंट बढ़ जाता है। और जब वो रेंट बढ़ जाता है तो फिर वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सबके ऊपर फंसता है। तो उन्होंने बोला कि दिस एडिशनल कॉस्ट इंक्रीजेस रेंट एंड प्लेसेस अननेसेसरी बर्डन ऑन बिलियंस ऑफ पीपल. In this instance, the lack of cooperation between a few men places heavy and almost unbearable burdens upon the millions of people. कि अगर जैसे लेबर्स अच्छे नहीं है अगर वहां पे, या कह लो कि लेबर्स के साथ नहीं बनती है या लेबर्स हैं ही नहीं यूएस में, तो उसकी वजह से भी अगर वहां वो जैसे कह लो ना उस काम के लिए कोऑपरेट नहीं कर पा रहे या कोऑपरेशन नहीं है तो वो काम हमेशा ही फंसा सा रहता है और उसकी वजह से काफी सारे लोगों को एडिशनल रेंट भी पे करना पड़ता है. The same evil exists in the operation of our railroads. Lack of harmony and cooperation between the railroad management and the workers has made it necessary for the railroads to increase their freight and passengers rate. जैसे हम कहते थे पहले भी कि अगर इंडियन रेल्स की भी बात करें तो अब पहले तो इंडियन रेल्स गवर्नमेंट बिजनेस होता था, अब धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं. तो जब वो प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो कि गवर्नमेंट को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, एंड अब उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया. तो क्या हुआ है, वो एडिशनल आपको सर्विसेज दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं अच्छे, एसी दे रहे हैं, अच्छा खाना अच्छा दे रहे हैं. अब तो जैसे डोमिनोज वगैरह भी सब आने लगा है रेल्स के अंदर इंडिया में, और कईयों की तो बहुत अच्छी अच्छी केटरिंग्स भी होने लगी हैं रेल्स के अंदर. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल ट्रेन के रेट भी बढ़ गए हैं. पीछे भी कहीं हमें जाना था तो हमने नोटिस किया कि ट्रेन का रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लाइट्स. इतना ज्यादा रेट है आजकल. तो पहले तो इवन जो थोड़ा लेबर क्लास भी होती थी वो भी अफोर्ड कर सकती थी रेल्स, अब तो कोई घूमना अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस केस में. सो क्या हुआ है, क्योंकि आपकी रेल रोड की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होने से गवर्नमेंट नहीं चला पाई उस फर्म को और उसको प्राइवेटाइज कर दिया. प्राइवेटाइज करने से उसके रेट्स बढ़ गए. सो बेसिकली अगर एक फर्म में कहीं उन्होंने ये बोला ना कि अगर एक जगह भी कहीं कोऑपरेशन नहीं होती उससे रिपल इफेक्ट होता है और वो पूरी सोसाइटी एज अ होल को ट्रबल करता है. इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट दैट कि वो अकेले सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी, बट पूरी सोसाइटी को इकट्ठे इफेक्ट करेगी. So बोला ये हो गया था ना, railroads and in turns has increased the cost of lives necessity to almost unbearable proportions. Here again lack of cooperation between few leads to hardship of millions of people. These facts are cited without effort or desire to place the responsibility for this lack of cooperation, since the object of this reading course is to help its students get at fact.
तो ये क्लियर है अभी यहाँ तक? और पढ़े, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और, है ना, कोऑपरेशन कर लेते हैं। It may be truthfully stated that the high cost of living that everywhere manifests itself today has grown out of lack of application of the principle of cooperative leadership. तो बोला कि अगर उन्होंने बोला it is truthfully stated that जो high cost है living की वो क्यों हो रही है अब, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं एक lack of leadership है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को ही हमारी हाई कर दिया उन्होंने। Those who wish to decree, basically criticize present system of government and industrial management may do so, but in the final analysis it becomes obvious to all except those who are not seeking the truth that the evils of government and the industries have grown out of lack of cooperation. मतलब बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जहां जहां कॉपरेशन कम थी वहां पे ये मतलब फाइनल एनालिसिस यही हुआ कि मतलब हम ट्रुथ की तरफ नहीं जा रहे, हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं, एक साथ मिलके नहीं चल रही हैं, कोऑपरेशन में नहीं चल रही हैं, इसीलिए सारा का सारा ये जितना भी अब देख रहे हैं कितना हम कई बार इंडिया में भी कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। सो इट इज नॉट इफेक्टिंग ओनली few masses, but it is affecting the whole country, all as a whole together. So now nor can it be truthful said that all the evils of the world can confine to the affairs of state and industry. Take a look at the churches and you will observe the damaging effect of lack of cooperation. No particular church is cited, but analyze any church or group or churches where lack of coordination of efforts prevails, and you will see evidence of disintegration that limits the service those churches could render. So basically यहाँ churches का example उन्होंने दिया है। अगर आप इंडिया में देखें तो ऐसे temples भी हैं, कितने disagreement हैं, जैसे अभी मैंने अयोध्या टेम्पल का भी बताया कि उसके ऊपर भी कितनी कंट्रोवर्सी चली। किसी ने बोला कि वो टेम्पल पूरा बना नहीं था, पंडित थे ही नहीं, पंडितों को बुलाया ही नहीं, सिर्फ मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट कर दिया है। किसी के कुछ था, किसी का कुछ था, कोई शिव भक्त है तो वो शिव टेम्पल की बात कर रहा है, तो वो जैसे अभी वो बनारस में भी केस चल रहा था दैट जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसका एक पोर्शन किसी मस्जिद के अंदर है। सो ऑल दीज ये क्या चल रहा है? उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन की कमी सिर्फ हम इंडस्ट्रीज में नहीं देखते बट रिलीजियसली भी, या हम जैसे इन्होंने चर्चेस का एग्जांपल दिया कि चर्चेस में भी देखते हैं, चर्चेस में भी देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ चर्चेस। तो वो एक तरह का चर्च है, कई कैथोलिक हैं, कई कुछ और हैं, तो वो उसमें भी ये डिसएग्रीमेंट चलता है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। सो बेसिकली वो पढ़ा रहे हैं कि जब कोऑपरेशन नहीं होता तो एज अ सोसाइटी पूरी की पूरी सोसाइटी सफर कर रही है, बेशक वो रिलीजियसली सफर कर रही हो या फिर मतलब अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखो तो एज अ फाइनेंशियल कैपिटल जो हम सफर करते हैं वो भी हम सफर कर रहे हो। सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल टेक द एवरेज टाउन और अ स्मॉल सिटी वेयर राइवलरी हैज स्प्रंग अप between the churches, and notice that has happened especially those towns in which the number of churches is far out of proportion to the population. तो उन्होंने मतलब बोला कि जहाँ पे ज्यादा, जैसे अभी ज्यादा चर्चेस एक पर्टिकुलर तरीके की होंगी तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई है, कि कोऑपरेशन की कमी देखी गई है कि हम बेटर या वो बेटर, या ये लोग हमारे हैं या वो लोग हमारे हैं। जैसे कई बार क्रिश्चियंस के बारे में बोल जाता है कि वो कई लोग वो पैसे भी देते हैं कि कन्वर्ट हो जाओ आप क्रिश्चियंस। तो बहुत कुछ चलता है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ कि वो गलत है या वो सही है। गलत और सही की डिस्कशंस नहीं हो रही, यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं कि कैसे कोऑपरेशन की कमी की वजह से पूरा संसार हिला हुआ है। सो बोला थ्रू हार्मोनाइज्ड एफर्ट एंड थ्रू कोऑपरेशन द चर्चेस ऑफ द वर्ल्ड could wield sufficient influence to render war an impossibility. Through this same principle of cooperative effort, the churches and the leaders of business and industry could eliminate rascality and sharp practices, and all this could be brought about speedily. So basically उन्होंने बोला कि अगर सच में अगर सब एज अ रिलीजन मिलकर एक साथ कोऑपरेशन से बढ़े
तो कोई भी वॉर होगी ही नहीं। अगर आप वॉर देखो सच में, जो भी कंट्रीज के बीच में भी हैं, तो वो जैसे अभी जब ये जेरूसलम वाली भी एक वॉर हुई थी, जूइश वाली भी, तो ये सदियों सदियों से चलती आ रही है। उन्होंने अटैक किया, हमने किया, इजराइल करती है फिर ईरान करती है, ईरान करती है फिर इजराइल करती है, सेम पाकिस्तान इंडिया के साथ भी आप देखो। तो बोला कि अगर कहाँ उनका एक्चुअली देखा जाए मुद्दा क्या, रिलीजन है, तो बोला अगर हार्मोनाइज इफेक्ट से चलते, कोऑपरेशन से चलते, तो वर्ल्ड में ये जो इतना मतलब इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते, इतना पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते कि वॉर सिचुएशंस आती ही ना। बट ये आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही कोऑपरेशन नहीं है दो रिलीजन्स के बीच में, इसीलिए इतनी वॉर्स आ रही हैं। सो बोला दीज पॉसिबिलिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म। जैसे अभी पहले भी मैंने बोला कि हम क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे हैं, किसी की नेगेटिविटी को हाईलाइट करने नहीं बैठे, हम सिर्फ ये देखने बैठे हैं कि ये ये कंडीशंस क्यों आ रही हैं, क्या चीज, व्हाट इज अ मिसिंग लिंक, क्या मिस कर रहे हैं हम कोऑपरेशन मिस कर रहे हैं। और अगर सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमें कोऑपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले कोऑपरेशन अपने घर से स्टार्ट करें। जो हम 4 मेंबर्स हैं घर के, 4 होंगे, 5 होंगे, किसी घर में 6 होंगे, आपस में हम कोऑपरेट करके चलें। मतलब अब देखते हैं भाई भाइयों की नहीं बनती, बहू सास की नहीं बनती, या ये जो सारे रिश्ते इनकी नहीं, हम अपने में ही नहीं बना पा रहे। हम क्या बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी यहाँ पे कि रिलीजन है या इंडस्ट्रीज है। एक्चुअली लॉ ऑफ सक्सेस हमको सक्सेस सिर्फ बिजनेस में या किसी इनिशिएटिव में नहीं देने की बात कर रहा। हमारी जिंदगी सक्सेसफुल कैसे होगी, हम जिंदगी में सक्सेस कैसे पाएंगे। सक्सेस कैन नॉट बी ओनली मटीरियल सक्सेस, इट कुड बी इमोशनल सक्सेस ऑल्सो। हम तब तक नहीं पाएंगे जब तक हम ये समझ नहीं जाएंगे कि कोऑपरेशन जो है वो सबसे पहले हमारे घर से ही स्टार्ट होगी। अगर हमने एक सोसाइटी में रहना है, तो सबसे पहले हम अपने घर के 4 लोगों के साथ कोऑपरेट करें। आई थिंक आज हो गया टाइम, अभी बंद करते हैं इसका, है ना? Yeah. तो मेडिटेशन 30 पेज आप जी कर, लास्ट। या खुशी जी आप हाँ, मैं मेडिटेशन मेडिटेशन करवा, करवाइए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। नोट कर लूं कि यहाँ से कल स्टार्ट करना है। चंदन जी, कल मैं हाँ ले रही हूँ, परसों फिर आप लेंगे? हाँ, मैं हूँ, पुष्पलता जी है, और हम दोनों में से थर्सडे फ्राइडे हम लोग लेते